Good morning, student. Welcome again in our class. जो आपकी लास्ट क्लास है उसमें हमने प्लेटो से पूर्व जो न्याय की अवधारणाएं चल रही थी, जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, चाहे वो परंपरावादी सिद्धांत हो, चाहे वो क्रांतिकारी सिद्धांत हो, चाहे वो कार्य कारण सिद्धांत हो, इनके बारे में देखा। और हमने इनके जो प्रतिपादक थे सिफालिस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस और ग्लूकोन, न केवल इनके विचार देखे बल्कि हमने ये भी देखा कि प्लेटो ने अपने विचारों के द्वारा इन सभी सिद्धांतों का खंडन किया और ये बताया कि ये जो पुराने प्रचलित सिद्धांत हैं ये न्याय को एक बाह्य तत्व या एक बाह्य वस्तु मानते हैं। उसके बाद प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया, अपनी एक न्याय की अवधारणा दी। प्लेटो के अनुसार न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं किया। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात प्लेटो ने बताई कि वर्तमान समय में न्याय को देखा जाता है कानूनी। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो जो न्यायाधीश हैं वो कानून के द्वारा क्या करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं। लेकिन प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं किया बल्कि उन्होंने इसका प्रयोग किया है नैतिक अर्थ में। उन्होंने किस रूप में इसका प्रयोग किया है? नैतिक अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे, मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित में आवश्यक है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो एक न्याय को बाह्य तत्व मानते हैं, इन्होंने न्याय को एक अंतःकरण से जुड़ी हुई वस्तु मानते हुए, अंतःकरण से जुड़ा हुआ एक तत्व मानते हुए कहा कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित में क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पे दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तो उन्होंने न्याय को किस रूप में माना है, नैतिक रूप में माना है, नैतिक अर्थ में स्वीकार किया है। और दूसरा इन्होंने न्याय को किस रूप में माना है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कर्तव्य का पालन करना चाहिए इनर कॉन्शियस के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो नैतिक अर्थ और एक कर्तव्य पालन। आगे चलकर प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, न्याय के दो रूप बताए हैं। एक तो है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। एक तो है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो ने ये कहा कि समाज में जो लोग रहते हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। समाज में जो लोग होते हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं एपिटाइट वाले, इंद्रिय तृष्णा वाले, लोभी प्रवृत्ति वाले, जिनको क्या होता है, लोभ, लालच, जिनको क्या होता है, पैसा कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। इनको उन्होंने नाम दिया है इंद्रिय तृष्णा या एपिटाइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि समाज में दूसरे तरह के लोग होते हैं शौर्यवान, स्पिरिट। उनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा बल होता है, वे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। उनमें शौर्यता का तत्व बहुत ज्यादा होता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनमें बुद्धि या विवेक का तत्व प्रबल होता है। इसमें किसका तत्व प्रबल होता है, बुद्धि या विवेक का तत्व प्रबल होता है, जो जिनको हम कहते हैं विजडम, जो कि बहुत ज्यादा विजडम वाले होते हैं। तो
प्लेटो क्या बता रहे हैं, समाज में कितने प्रकार के लोग हैं? 3 प्रकार के लोग, एक तो एपिटाइट वाले, एक सेप्टिक वाले और एक विजडम वाले। अब हम आ जाते हैं न्याय के 2 रूपों की तरफ, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो प्लेटो ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत न्याय है वो ये है कि हमें स्वयं में चेक करना है कि मुझ में लोभ का तत्व है या मुझ में शौर्य का तत्व है या फिर मुझ में बुद्धि या विवेक का तत्व प्रबल है। और ये जो चेकिंग है कोई एजेंसी नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, कोई अन्य संस्था नहीं करेगी, बल्कि चेकिंग किसको करनी है? हमको स्वयं करनी है कि हमें लोभ का तत्व ज्यादा है, हमें शौर्य का तत्व ज्यादा है या फिर हमें बुद्धि या विवेक का तत्व ज्यादा है। जब हम ऐसी चेकिंग कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत न्याय कर। तब हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत न्याय कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में 2 चीजों पे बल दिया था, एक तो नैतिकता पर और एक कर्तव्य पर। तो यदि हम नैतिकता की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं, तो प्लेटो ने ये कहा कि व्यक्ति नैतिकता के आधार पर ये जो चेकिंग करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। वो क्या करेगा? चेकिंग बिल्कुल सही करेगा। और चेकिंग करते हुए जब वो ये देखता है कि मुझ में इंद्रिय तृष्णा ज़्यादा है, मुझ में लोभ ज़्यादा है, मुझ में कमाने का जो मादा है वो ज़्यादा है, मेरी इच्छा धन दौलत की है, तो इंद्रिय तृष्णा वाला जो व्यक्ति है वो किस वर्ग में शामिल हो जाएगा? उत्पादक वर्ग में, बिजनेस क्लास में। वो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा। तो यदि इंद्रिय तृष्णा वाला व्यक्ति उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाता है तो वो क्या कर रहा है? सामाजिक न्याय कर रहा है। फिर जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा वर्ग है जिसमें शौर्यता का तत्व ज्यादा है, जिसमें बल का तत्व ज्यादा है, वो जब स्वयं का आकलन करके ये देखता है कि मुझ में तो क्या है? शौर्यता है, मुझ में तो क्या है? बल है। और जब वो ऐसा आकलन करता है तो वो व्यक्तिगत न्याय कर रहा है। और वो यदि स्वयं को चेक करते हुए इस वर्ग में शामिल हो जाता है, सैनिक वर्ग में शामिल हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है? सामाजिक न्याय कर रहा है। तीसरा वर्ग वो है जिसमें बुद्धि या विवेक का तत्व ज्यादा है, जिसमें विजडम है। जब व्यक्ति स्वयं का आकलन करता है और ये पाता है कि मुझ में बुद्धि, विवेक, ज्ञान का तत्व ज्यादा है, तो वो शामिल हो जाएगा दार्शनिक वर्ग में, फिलोसफर ग्रुप में, फिलोसफर क्लास में वो शामिल हो जाएगा। और यदि वो फिलोसफर क्लास में शामिल हो जाता है तो यहाँ जब वो अपने आप को जांच रहा है, चेक कर रहा है, तब तो वो कर रहा है व्यक्तिगत न्याय। और जब वो दार्शनिक वर्ग में शामिल हो जाता है तब वो कर रहा है सामाजिक न्याय। तो इस प्रकार से प्लेटो ने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया, पहली बात तो ये है कि उसका वर्तमान न्याय अवधारणा कानूनी अवधारणा से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्लेटो ने पूर्व प्रचलित सभी सिद्धांतों का खंडन किया। तीसरी बात ये है कि प्लेटो ने पूर्व प्रचलित सिद्धांतों को बाह्य माना और जो उन्होंने नैतिकता और कर्तव्य का सिद्धांत दिया है उसको क्या माना है? आंतरिक माना है। और इसमें उन्होंने व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय पर बल देते हुए ये कहा कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का आकलन व्यक्ति स्वयं करेगा अपने कर्तव्य के आधार पे, अपने नैतिकता के आधार पे, तो समाज में ये 3 वर्ग बन जाएंगे, बिजनेस क्लास, मिलिट्री क्लास एंड फिलोसफर क्लास। और उनका ये एक तरह से जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत था उसकी ये एक उन्होंने प्राइमरी स्टेज बताई है
कि लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपना अंत्यकरण के द्वारा, अपनी नैतिकता के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा आकलन करके व्यक्तिगत न्याय व सामाजिक न्याय करते हुए 3 क्लास बना लेंगे। उन 3 क्लास में शामिल हो जाएंगे और फिर आगे चलकर वो अपना जो शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत है उसके द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। तो बेसिकली जो न्याय सिद्धांत है, यदि हम इसके मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं, इसके गुण और दोषों की बात करते हैं या इसकी विशेषता और आलोचना की बात करते हैं, तो इनका जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता पर टिका हुआ है, वो कर्तव्य पालन पर टिका हुआ है, वो अंतःकरण पर टिका हुआ है, वो व्यक्तिगत न्याय पर टिका हुआ है और सामाजिक न्याय पर टिका हुआ है। और इन न्याय के सिद्धांत के आधार पे समाज में अलग अलग 3 वर्ग बन जाएंगे। ये तो इसकी मेरिट हुई। और यदि इसके डीमेरिट की बात करते हैं तो कई बार आलोचक ये कह देते हैं कि इस तरह से एनालिसिस करना स्वयं व्यक्ति के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे राजा बनाया जाए, मुझे शासक बनाया जाए, शासक वर्ग में शामिल किया जाए। तो कई बार ये हो सकता है कि जो दार्शनिक व्यक्ति बन जाए, जो राजा बन जाए, वो डिक्टेटर भी हो सकता है। तो कई बार आलोचना में ये कहा जाता है कि ऐसा एनालिसिस करना क्या है, काफ़ी कठिन है। और अगर एनालिसिस हो भी जाता है तो दार्शनिक राजा कई बार क्या हो जाता है, डिक्टेटर भी हो जाता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो समाज में 3 वर्गों की बात की गई है, समाज में 3 से भी कहीं अधिक वर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है आलोचना में कि जो ये 3 वर्गों का एक स्पेशलाइजेशन कर दिया गया है, विशिष्टीकरण कर दिया गया है, तो यदि एक व्यक्ति हमेशा उसी वर्ग में रहेगा तो उसके लाइफ में एक मोनोटोनी आ जाएगी, एक तरह से एक उदासीनता आ जाएगी, क्योंकि वो स्वयं के आकलन पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि स्वयं के आकलन के द्वारा ही क्या होगा, न्याय सिद्धांत और समाज का निर्धारण होगा। तो आज हमने न्याय सिद्धांत के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा। आप इसको स्टडी कर लीजिए और उसके बाद हम जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।